हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने BPSCT 131 के यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम इसके सेक्शन 1.2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1.2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। Do you recall the definition of scalars and vectors? If so, use those definitions to classify some physical quantities as scalars and vectors in the pretest given below. Otherwise, revise these definitions given in section 1.2.1 and 1.2.2 and then try to solve these problems again. तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपको स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन पता है, जो कि हमने 11th-12th में पढ़ी थी, तो आप क्या कर सकते हैं, उन डेफिनेशन का यूज़ करके आपको क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं स्केलर वेक्टर जो इस प्री टेस्ट में दे रखी है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो ये करना है। अगर आपको नहीं पता है, अदरवाइज रिवाइज करना है वो डेफिनेशन जो है, जो कि सेक्शन 1.2.1 में दे रखी है और सेक्शन 1.2.2 में दे रखी है, और फिर वापस आके इधर ये प्रॉब्लम्स को हमें फिर से सॉल्व करना है। तो ये प्री टेस्ट दे रखा है। अभी हम पहले तो ये इक्वेशन जो दे रखी है हमें सेक्शन पे आएंगे, उसके बाद में ये प्री टेस्ट हम बाद में करेंगे। तो अभी इसके आगे बढ़ते हैं हम। If you have solved these problems correctly, you know how to classify physical quantities as scalar and vectors and represent vectors geometrically. You can skip section 1.2.1 and 1.2.2. Otherwise, study them and try the pretest again. तो ये क्या कह रहा है, अगर आपने ये जो हमारा प्रीटेस्ट दे रखा था, इसको इसकी सारी प्रॉब्लम्स को आपने अगर करेक्टली सॉल्व कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो क्वांटिटीज़ हैं, ये स्केलर और वेक्टर की क्वांटिटीज़ को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना आपको आ गया है। तो आप कुछ सेक्शन है 1.2.1 और 1.2.2, इनको आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपने ये की नहीं कर पाए हो अदरवाइज़, तो आपको क्या करना है कि आपको इन सेक्शन को पढ़ना है और प्री टेस्ट को फिर से दोबारा से देना है। तो चलिए अब आते हैं हम 1.2.1 स्केलर्स पे। In your school science course, you have studied about many physical quantities like mass, length, charge, temperature. These quantities are described by a number followed by a appropriate unit of measurement. तो ये क्या कह रहा है कि आपने अपने स्कूल के जो साइंस है कोर्स में, उसमें आपने ये पढ़ी होगी फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि मास, लेंथ, चार्ज, टेम्परेचर। ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको डिस्क्राइब किया जाता है किसी नंबर से, जो कि एक अप्रोप्रिएट यूनिट लगती है जिसके पीछे, यानी फॉलोड बाय, तो उसके पीछे एक अप्रोप्रिएट यूनिट लगती है उसकी मेजरमेंट के लिए। यू नो दैट सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर्स। आपको पता है कि ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर बोला जाता है। लेट अस फर्स्ट रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स एंड स्टेट सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब हम सबसे पहले तो स्केलर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्केलर्स आ गया, स्केलर्स को पढ़ेंगे अब। स्केलर्स physical quantities that are scalars are quantities that can be completely described by a number followed by appropriate unit of measurement. We represent a scalar in a diagram or an equation by a letter or a symbol which represents both the unit of measurement and the number of units for the particular scalar quantity. तो क्या कह रहा है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, जो कि स्केलर है, आर क्वांटिटीज दैट आर कम्प्लीटली, जो कि कम्प्लीटली डिस्क्राइब की जा सकती है नंबर के द्वारा, फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो कि फॉलो करती है उसके पीछे एक अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट होनी चाहिए। तो जो है हम स्केलर को कैसे दिखाते हैं, वी रिप्रेजेंट अ स्केलर इन डायग्राम और एन इक्वेशन। इक्वेशन और डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, बाय अ लेटर और अ सिंबल, एक लेटर या फिर सिंबल से डिनोट करते हैं इसको, विच रिप्रेजेंट्स बोथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर पार्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी, जो कि उसकी बोथ जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी बताता है और नंबर ऑफ यूनिट को भी बताता है फॉर पर्टिकुलर क्वांटिटी, किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द लेटर एम, कैपिटल एम, वेयर कैपिटल एम वुड बी अ नंबर विद अ यूनिट, एग्जाम्पल 60 kg। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये देख ले, वी कैन रिप्रेजेंट, क्या कर सकते हैं, मास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम क्या है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है जिस विथ अ यूनिट, जिसकी एक यूनिट भी है। एग्जाम्पल के लिए देख रहे थे 60 kg, तो ये जो एम वैल्यू है, ये क्या है, 60 kg एक वैल्यू है जिसमें नंबर भी है और यूनिट भी है।
तो ये स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली द टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज टी, वेयर टी इज इक्वल टू में 300 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर और अर्थ का जो कोर का टेम्परेचर है उसको हमने टी मान लिया, कैपिटल लेटर में टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्केलर क्वांटिटी टी है। इज इक्वल टू में ये है क्या, एक नंबर है और एक यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये 300 हो गया, डिग्री सेल्सियस यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी। तो इस तरीके से हम स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड एग्जैक्टली लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स। तो क्या बोल रहा है कि स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं वो ऐड जो होती है उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो होती है ऑर्डिनरी नंबर के जैसी होती है। जैसे हम 1 + 2 3 4 ऐसे करते हैं, तो वैसे ही एकदम उसी तरीके से ये भी इन क्वांटिटीज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है। In fact, all the rules of elementary arithmetic operations apply to the value of a scalar quantity. तो क्या बोल रहा है कि ऑल रूल्स है, जितने भी रूल्स है एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस के, वो सारे रूल्स स्केलर क्वांटिटीज पर अप्लाई होते हैं। Thus, if A, B and C are the three values of scalar quantity, for example, the mass of an object, then these satisfy that following property. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ए बी सी जो है ये 3 वैल्यूज़ है जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैं, तो ये जो है सेटिस्फाई करेंगे, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है देख लेते हैं हम। ये प्रॉपर्टीज़ हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू में बी प्लस ए, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि ए प्लस बी इक्वल टू में बी प्लस ए होता है। इसके बाद में है ए इंटू बी इक्वल टू में बी इंटू ए, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे ए बी सी जो है स्केलर है तो भी बता रखा है। और उसके बाद में ये देखिए तो इसमें भी दिखा रखा है कि ए प्लस जीरो जो है इक्वल टू ए है, तो ये भी है प्रॉपर्टी इसकी, ए इंटू ए इक्वल टू में 1 इंटू ए, तो इसका इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और क्या दिखा रखा है कि ए ब्रैकेट में बी इंटू सी इज इक्वल टू में ए बी इंटू सी, तो ये भी है। और ये भी दिखा रखा है कि ए जो है अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में है बी प्लस सी, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी। स्केलर क्वांटिटीज हैव अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो क्या बोल रहा है कि स्केलर क्वांटिटी के पास में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है। स्केलर इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट रिमेन्स द सेम इन ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरिएंस। तो स्केलर के पास में एक और क्वांटिटी यानी कि एक क्वालिटी होती है कि ये एक ऐसी प्रकार की इस तरीके की क्वांटिटी होती है जिसकी जो वैल्यू है ना वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दें या फिर उसको शिफ्ट कर दें तो इसकी वैल्यू पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये इसकी ये जो प्रॉपर्टी है स्केलर की, इसको बोलते हैं इनवेरिएंस। अब यहाँ पे डोंट फॉरगेट का एक नोट दे रखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज रिमेन्स इनवेरिएंट अनचेंज्ड अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये क्या बोल रहा है कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो अनचेंज रहती हैं, चाहे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई सा भी चेंज कर दें वो अनचेंज रहेगी, वो सेम रहेगी। अब इसके बाद में हम सेक्शन 1.2.2 पे 1.2.2 पे आते हैं, वेक्टर्स। तो इसको पढ़ते हैं। इन योर स्कूल फिजिक्स यू हैव आल्सो स्टडी अबाउट मैनी फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर वेक्टर। तो आप ये क्या बोल रहा है कि आपने अपने स्कूल के फिजिक्स में जो कि हमने पढ़ाई है कि पढ़ी होगी फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर्स जिनको बुलाते हैं हमने पढ़ी ही हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल दिया है हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ का। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो होती है ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक चार्ज की, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वी रिविजिट द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड द वे वी रिप्रेजेंट दैम ज्योमेट्रिकली। तो हम क्या करेंगे, हम रिविजिट करेंगे कि हम किस प्रकार से वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते थे और वेक्टर्स की डेफिनेशन को भी। तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, वेक्टर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। Physical quantities that are vectors are quantities that can be completely described by a magnitude, which is a non-negative scalar quantity that is a positive number along with a appropriate unit and a direction in space. तो क्या बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेक्टर होती हैं वो एक ऐसी ऐसी प्रकार की क्वांटिटीज होती है दैट आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ मैग्नीट्यूड, जो कि एक कंप्लीटली डिस्क्राइब की जा सकती है मैग्नीट्यूड, विच इज़ नॉन नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी, जो कि नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है। दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट यूनिट, जो कि क्योंकि मैग्नीट्यूड जो कि नॉन नेगेटिव और स्केलर क्वांटिटी
जो हो, तो यानी कि वो हो गया अप्रोप्रिएट, एक पॉजिटिव नंबर विद अप्रोप्रिएट यूनिट, तो यही हो जाएगा डेफिनेशन जो बता रखी है। एंड अ डायरेक्शन, एक तो क्या है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन स्पेस, तो ये दो चीज़ों से डिस्क्राइब की जा सकती है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए स्पेस में। हाउएवर इफ द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज इज अ प्योर नंबर देन वी डू नॉट स्पेसिफाई अ यूनिट। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो क्या है अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है वो प्योर नंबर होगी, तो हम क्या करते हैं उसको, उसकी यूनिट को स्पेसिफाई नहीं करते। जैसे कि यूनिट वेक्टर एक एग्जांपल हो गया, यूनिट वेक्टर आपको पता ही होगा, हमने 11th-12th में पढ़ रखा है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको पता होगा, तो यूनिट वेक्टर होता है। अब इसके बीच बाद में दे रखा है हमारे पास ज्योमेट्रिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इससे पहले हम यहाँ पे ये नोट जो दे रखा है ये नोट पढ़ लेते हैं। तो note, to specify the direction of a vector, we need to specify two characteristics, namely the orientation and the sense of the vector quantity. तो अगर हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें जो हैं उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन एंड सेंस को। तो द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेक्टर एंड एनी रेफरेंस लाइन ऑन और प्लेन इन स्पेस। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, एक प्रकार का रिलेशन होता है ये बिटवीन वेक्टर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वेक्टर, और किसी भी रेफरेंस लाइन जैसे कि एक्स एक्सिस हो गया या फिर कोई सा भी प्लेन जो कि हो स्पेस में, तो इनके बीच का ही रिलेशन होता है। द सेंस ऑफ द वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ टू पॉइंट्स। तो सेंस क्या है, सेंस को इस प्रकार से देखा जाता है कि जो पॉइंट है वो किस, पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, वो कैसे किस ऑर्डर में है, उस हिसाब से देखा जाता है सेंस को। अब इसके बाद पॉइंट ऑन अ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर, जो कि एक लाइन में है पॉइंट जो कि पैरेलल है वेक्टर के, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो हेड, तो ये एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इस तरह से जो दो चीज़ें हमें चाहिए होती है, ओरिएंटेशन और सेंस। तो इसके बाद में हम ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। To represent a vector geometrically or graphically, we need to specify both its magnitude and a direction. So, a vector is represented by a direction line segment or a arrow that is a straight line with an arrowhead. तो क्या है, अगर हमें किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को स्पेसिफाई करना होगा। सो अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बनाया जाएगा और उसके ऊपर एक एरो हेड और एन एरो हेड डायरेक्ट लाइन सेगमेंट बनाएगा और एरो लगा देंगे उसके साइड में, तो एरो बन जाएगा, और एन एरो दैट इज स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड, तो स्ट्रेट लाइन होगी और उसमें एरो लगा दिया कोने में। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड of the vector quantity, which is a positive quantity and the arrowhead points along the direction of the vector। तो क्या है कि जो लेंथ होती है वेक्टर की, जो ये लाइन सेगमेंट होगी, जितनी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वो उसकी मैग्नीट्यूड होगा, और जो क्वांटिटी जिस यानी कि जिस एरिया में, जिस तरफ में जो लाइन सेगमेंट है वो एरो जो है पॉइंट कर रहा होगा, उसका हेड जहाँ पे होगा उसी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी वेक्टर की। The arrowhead is placed either at the end or somewhere along the line segment। तो arrowhead को कहीं पे भी लगा सकते हैं हम, या तो एंड में लगा देते हैं या फिर अलोंग लाइन में कहीं पे भी बीच में लगा देते हैं। आप ये बोल रहे हैं सी फिगर 1.1, तो फिगर 1.1 देखते हैं हम कि 1.1 में क्या दिखा रखा है। तो 1.1 आप देख सकते हैं, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ए क्या है, वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, तो ए से बी, और इसमें एरो भी लगा रखा था, ये लाइन सेगमेंट हो गया इधर से लेकर इधर तक लाइन सेगमेंट, और फिर इसके बाद में एक एरो लगा रखा है, इसको बीच में भी लगा सकते हैं जैसे कि बोल रहे हैं, या फिर एंड में लगाते हैं। तो ये जो है ये एक वेक्टर हो गया। अब ये बी में क्या है, द एंगल थीटा स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो एंगल थीटा स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन को, जो कि हम पढ़ेंगे, अभी बताया नहीं है, पर ये है कि एक्स एक्सिस के हिसाब से हम देखते हैं एक्स एक्सिस के रेफरेंस में वेक्टर के बीच, एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो ये देखते हैं हम। अभी पहले हम आगे बढ़ते हैं, हमने जहाँ पे छोड़ा था, तो हम यहाँ पे बोला था कि सी फिगर 1.1, तो हमने देख लिया है, इस प्रकार से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन फिगर 1.a द पॉइंट ए इज कॉल्ड द टेल, पॉइंट ए को टेल बोला जाता है, द स्टार्टिंग पॉइंट जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ द वेक्टर, एंड द पॉइंट बी इज कॉल्ड द हेड, और पॉइंट बी को हेड बोला जाता है, जो कि टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज फ्रॉम ए टू बी, जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की वो ए से बी की तरफ होती है, क्योंकि इधर की ओर एरो कर रखा है तो इधर की ओर डायरेक्शन है। अब इसके बाद में जो लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट अलोंग विच द वेक्टर इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेक्टर। तो जो लाइन है जिसके अलोंग ये जो वेक्टर डायरेक्टेड है, ये जो लाइन है इसके अलोंग
इसी में वेक्टर डायरेक्टेड कर रखा है। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर इसको बोला जाता है। इन फिगर 1.1 आप देखेंगे कि दिस इज द लाइन ए बी। आप ये देख पा रहे हैं इसमें कि ये लाइन ए बी है, ये लाइन यानी लाइन ऑफ एक्शन है इसका। अब इट इज एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन। तो ये रेफरेंस लाइन के थीटा एंगल पे है, जो वेक्टर है वो थीटा एंगल पे है रेफरेंस लाइन के। तो विच इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन दिस केस, जो कि इस केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। फिगर 1.b तो ये दिखा रखा है, ये रेफरेंस लाइन होगी हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसके हिसाब से ये थीटा एंगल पे है। तो अब ये आगे क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं हम। We usually denote a vector in a diagram or an equation by a letter or a symbol with an arrowhead on top. तो हम यूजुअली जो है वेक्टर को किसी भी डायग्राम या फिर इक्वेशन में कैसे डिनोट करते हैं कि उसको एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं वो लेटर लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं उसके टॉप पे। इन द प्रिंटेड टेक्स्ट वी विल डिनोट वेक्टर्स बाय बोल्ड फेस लेटर। तो बोल्ड फेस लेटर से हम वेक्टर्स को डिनोट करते हैं टेक्स्ट में ए विथ एन एरो ऑन टॉप। एग्जाम्पल के लिए ये देख लीजिए, ए है बोल्ड से कर रखा है और उसके ऊपर एक एरो लगा रखा है, सी बी कर रखा है इसके ऊपर एरो लगा रखा है, सी है उसके ऊपर एरो है, एक्सेट्रा। इन योर रिटन वर्क you should denote vectors by drawing arrow above the letters denoted by denoting them। एग्जाम्पल के लिए ऐसे इस तरीके से हमें उसको डिनोट करना है हम अपने रिटर्न वर्क में। तो इन प्रिंट वी विल डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बाय वेक्टर वेक्टर ए जो है उसके मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखाएंगे मॉड्यूलस में, कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ ए और बाय ए लाइट, यानी कि इसको बोल्ड नहीं किया, बोल्ड को हटा दिया तो ए लिख दिया और एरो हटा दिया, तो ये जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अ लाइट लेटर इन इटैलिक। तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट यानी कि रिटर्न वर्क में ये डिनोट करेंगे, प्रिंटेड में ये इस प्रकार से डिनोट करेंगे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। You may now like to go back to pre-test problems and work them out to test your understanding. In the next section, we briefly revise some concept about vectors which you have learned in your school, namely the equality of vectors, unit vector and null vectors. If you know them, this concept well, you should first try to solve SQ1. Skip the discussion in section 1.2.3 if your answer is correct. तो ये क्या बोल रहा है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस जाना है, प्री टेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको देना है और उनको अंडरस्टैंडिंग जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है। अब इसके जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम ब्रीफली रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर जो होते हैं उनको ब्रीफली रिवाइज करेंगे, जो कि हमने अपने स्कूल में पढ़ रखा है। एंड नेमली द इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, इनको रिवाइज करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है और अच्छे से जानते हैं तो आपको क्या करना है, पहले आपको SQ1 जो है उसको ट्राई करना है। अगर आप उसको सॉल्व कर देते हैं तो आप सेक्शन 1.2.3 को स्किप कर सकते हैं इफ़ योर आंसर इज़ करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, कर पा रहे हो, तो आप 1.2.3 को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्री टेस्ट पे आ गए और प्री टेस्ट को अब करते हैं हम। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, क्लासीफाई द फिजिकल क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो हमें पता करना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में जो क्वांटिटीज दे रखी है स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो इसका पार्ट ए है, द मैक्सिमम टेम्परेचर टुडे वाज 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे थे, ये स्केलर है वेक्टर है, ये पता करना है। बी जो दे रखा है, द लिफ्ट्स एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन रेट पे लिफ्ट को मूव कर रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो दे रखा है उसको हमें बताना है कि ये वेक्टर है या स्केलर है। सी जो है, द मॉनसून क्लाउड आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ये बताना है कि स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.9 इंटू में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो है इसमें बोल रहा है कि डेंसिटी का बताना है कि डेंसिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है। अ स्टोन थ्रोन इनटू अ पॉन्ड सिंक्स एट वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप एक पत्थर को पॉन्ड में फेंकते हो तो वो जो सिंक करता है उसकी वेलोसिटी जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको ये बताना है कि जो वेलोसिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद में एफ जो आता है हमारा सेक्शन, इसमें बता रखा है कि सोडियम वेपर लैम्प प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 आर्मस्ट्रॉम। तो ये जो है इसमें आपको ये बताना है कि जो वेवलेंथ है, जो ये वेवलेंथ है ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। द मास ऑफ द अर्थ इज 5.9742
इंटू में 10⁻24 kg। तो आपको ये बताना है कि मास जो है स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली इज 270 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। तो आपको ये बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू द 10⁻⁻19 सेल्सियस कोलाम, सॉरी। तो ये जो है ये आपको बताना है कि चार्ज जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट जो है उसके बारे में बताना है, तो यानी कि टेम्परेचर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बताना है। तो चलिए अब इसके आंसर पे आते हैं। तो प्री टेस्ट का जो वन है, पार्ट वन, उसका ए जो है वो टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा था, तो टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन के बारे में पूछा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर है। थर्ड पार्ट में स्पीड है, तो स्पीड स्केलर है। फोर्थ पार्ट डी में डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, स्केलर है। ई पार्ट में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एफ पार्ट में वेवलेंथ स्केलर क्वांटिटी है। जी पार्ट में जो है मास स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। आई पार्ट में चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। जे पार्ट में मेल्टिंग पॉइंट है जो कि टेम्परेचर का ही पार्ट है एक तरीके से, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए अब इसके बाद में प्री टेस्ट के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटीज फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इन जो अभी क्वांटिटीज दे रखी है इधर, इनमें से बताना है कि कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। चार्ज, फोर्स, मोमेंटम, स्पीड, डिस्टेंस, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मेल्टिंग पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड, फील्ड, प्रेशर, वेट। ये जो है रिप्रेजेंट ईच वेक्टर ग्राफिकली इन अ डायरेक्शन ऑफ योर चूजिंग, यूज अप्रोप्रिएट नोटेशन टू डिनोट ईच वेक्टर। तो ये बोल रहा है कि इनमें से बताना है कि कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज है, तो बताना ही है। और इसके बाद में इन वेक्टर्स को ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है और अपने हिसाब से कोई सी भी डायरेक्शन हम दे सकते हैं। और आपको एक अप्रोप्रिएट नोटेशन और इस वेक्टर के लिए, ईच वेक्टर के लिए आपको देनी होगी। तो अब इसके आंसर पे आते हैं हम। तो प्री टेस्ट के सेकंड का आंसर है, जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो है फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड, वेट। ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं और बाकी स्केलर क्वांटिटीज है। ड्रॉ एरो हेड्स फॉर ईच ऑफ दिस क्वांटिटीज एंड यूज द सुटेबल नोटेशन एज शोन ऑफ टू एग्जांपल ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक एरो हेड बनाना है, उसमें एक नोटेशन डालनी है जो फोर्स की, जैसे कि दे रखी है नोटेशन यानी कि सिंबल आपको फोर्स का डालना है और एक एरो हेड बना देना है, बस ये करना है। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी नोटेशन होती है ई, तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसी तरीके से आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, वेट का भी इसी तरीके से करना है। वेलोसिटी के लिए भी जो होती है क्वांटिटी उसको करके ऐसी एरो हेड में दिखा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1.2.3 इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर एंड नल वेक्टर। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी एक्सप्लेन ईच ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स इन बॉक्सेस एंड गिव सम एग्जांपल्स, देन यू कैन ट्राई SAQ1। तो ये क्या बोल रहा है कि हमने जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं इनको इन बॉक्सेस में जैसे ये दिखा रखा है, इन बॉक्सेस में इनको एग्जांपल के साथ ने समझा रखा है, एग्जांपल बाद में दिए गए हैं। तो अब इनको करने के बाद में आपको SAQ1 ट्राई करना है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and the same direction. We denote the equality of two vectors, vector A and vector B, by writing vector A is equal to vector B। तो क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स जो होते हैं उनको इक्वल तभी कहा जाता है जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं। हम जो है इसको डिनोट करते हैं, जैसे कि मैग्नेट ए है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इस तरीके से हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर वेक्टर शोन इज फिगर 1.2 आर इक्वल इवन दो दे आर ड्रॉन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पेज। तो ये क्या कह रहा है कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, फिगर 1.2 में इधर जितने भी वेक्टर दिए गए हैं ये सारे सेम है, भले ही ये अलग अलग प्लेसेस से ड्रॉन किए गए हों, बनाए गए हों। दिस इज बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दे आर ऑल इन सेम डायरेक्शन। और इनके मैग्नीट्यूड, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड किससे देखते हैं हम, लाइन सेगमेंट से देखते हैं, लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की, और डायरेक्शन हमें दे रखी है सेम ही है, तो इसलिए ये सारे इक्वल इक्वल है। रिमेंबर दैट द locations and starting point of equal vectors do not matter, but they should be parallel to each other and represent the same quantity। तो ये क्या बोल रहा है कि रिमेंबर कीजिए, जो लोकेशन जो है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर्स का वो मैटर नहीं करता है इक्वल वेक्टर्स के लिए, पर वो पैरेलल होने चाहिए और सेम क्वांटिटी के होने चाहिए, यानी कि लेंथ सेम होनी चाहिए। सच वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर्स भी बोला जाता है जो कि इक्वल हो, भले ही उनकी पोजीशन चेंज हो जाए। But by definition, a free vector means the same
when translated parallel to itself in space remain same when translated parallel to itself in space। तो फ्री वेक्टर क्या होते हैं? फ्री वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, अगर वो फ्री स्पेस में मूव करें अपने पैरेलल में तो वो सेम रहेंगे। इन फिजिक्स समटाइम्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ वेक्टर रिमेन फिक्स्ड। कुछ समय क्या होता है फिजिक्स में कि लाइन ऑफ एक्शन जो होती है वेक्टर की वो सेम रहती है, बाकी चेंज हो जाता है। अगर वो लाइन ऑफ एक्शन सेम है तभी होगा। फॉर एग्जाम्पल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। Similarly, a force exerted on a rigid body may be applied at any point of the body on its line of action। तो अगर एक फोर्स को एक्सर्ट किया गया है किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, तो ये मे बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे अप्लाई किया जा सकता है उस बॉडी के ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन के। इन सच केस टू वेक्टर आर इक्वल ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस केस में दो वेक्टर तब भी इक्वल हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो एंड द सेम लाइन ऑफ एक्शन और सेम लाइन ऑफ एक्शन हो। तो इसका मतलब यह है कि कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स रहते हैं लाइन ऑफ एक्शन पे, जैसे कि ग्रेविटी हो गया या फिर एक्सीलरेशन हो गया किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर। तो उस कंडीशन में दो वेक्टर तभी सेम हो सकते हैं जब वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हो और सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे हो, तभी हो सकते हैं। अब इसके बाद में सच वेक्टर्स आर ऑफन कॉल्ड स्लाइडिंग वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को स्लाइडिंग वेक्टर्स कहते हैं। अनलाइक अ फ्री वेक्टर which can be translated parallel to itself anywhere in space, a sliding vector can be translated only along its line of action। तो फ्री वेक्टर तो क्या था कि फ्री वेक्टर स्पेस में कहीं पे भी जा सकता था पैरेलल में अपने वेक्टर के, पर स्लाइडिंग वेक्टर जो होता है वो सिर्फ अपनी लाइन ऑफ एक्शन पे ही मूव कर सकता है। समटाइम्स इवन द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज फिक्स्ड। तो कुछ टाइम ऐसा होता है, कुछ समय ऐसे बात आती है कि जो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है वो भी फिक्स्ड होता है। For example, the initial point of the force applied on an elastic body or the point of application of the force is fixed। एक इलास्टिक बॉडी के लिए अगर देखा जाए तो फोर्स जो उस पर अप्लाइड होता है उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। द डिफॉर्मेशन caused by the force applied on a point A of elastic body is different from the deformation caused from the same force is applied on a different point B on the body। तो डिफॉर्मेशन अगर फोर्स अलग अलग पॉइंट पे अप्लाइड होगा तो अलग अलग डिफॉर्मेशन होगा। दिस दस द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन। तो इसीलिए जो इफेक्ट है फोर्स का वो डिपेंड्स करता है पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन पे, तो इनिशियल पॉइंट पे। सच अ वेक्टर देन हैज़ अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। तो इसका एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन एंड इज कॉल्ड अ बाउंड वेक्टर। तो इसका एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन होता है और इसे एक बाउंड वेक्टर बोला जाता है। इन दिस केस टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ दे आर आइडेंटिकल। तो इस केस में दो वेक्टर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो आइडेंटिकल हो, एकदम सेम हो, तभी इक्वल हो सकता है। If a vector A has the same magnitude as any other vector B but is in the opposite direction to B, then we have, अगर कोई भी वेक्टर A है जिसका सेम मैग्नीट्यूड है पर उसकी डायरेक्शन जो है वो वेक्टर B से अपोजिट है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू में माइनस वेक्टर B। इसमें जो माइनस है ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। वी नाउ डिफाइन अ यूनिट वेक्टर। अब हम एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ लेंथ और मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो जो वेक्टर है जिसकी लेंथ और जिसको मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है वो 1 हो, जिस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ 1 हो उसे यूनिट वेक्टर बोला जाता है। बाय कन्वेंशन यूनिट वेक्टर्स आर टेकन टू बी डायमेंशनलेस। बाय कन्वेंशन इसको डायमेंशनलेस लिया जाता है यूनिट वेक्टर को। अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिनोट अ डायरेक्शन इन स्पेस। इसको एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? एक डायरेक्शन स्पेस में दिखाने के लिए। एनी वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ए एंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग विथ इट्स डायरेक्शन डिनोटेड बाय ए कैप। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई सा भी वेक्टर ए है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस किसका? मैग्नीट्यूड जो कि ए होगा और यूनिट वेक्टर जो कि उसी डायरेक्शन में हो, तो हो गया ए कैप। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि ये हो गया वेक्टर ए इज इक्वल टू में ए, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में ए कैप, एक यूनिट वेक्टर जो कि ए की डायरेक्शन में है। अब इससे और कैसे लिख सकते हैं? देखिए आप देखेंगे कि ए कैप जो है इज इक्वल टू में हो गया वेक्टर ए अपॉन में ए, एंड इधर देखिएगा वेक्टर ए इज इक्वल अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो ये जो होता है ये भी मैग्नीट्यूड होता है, ये भी मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों सेम है। अभी फिगर को भी पढ़ते हैं। फिगर 1.3, अ यूनिट वेक्टर ए कैप
in the direction of a vector A, its magnitude is 1. We pronounce a cap as a cap and a hat. हम क्या करते हैं कि ए कैप को किस किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ए कैप और ए हैट की तरह प्रोनाउंस करते हैं। इनकी मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो कि हमने बात कर ही ली है। और इनकी अगर ए कैप दे रखा है तो ये ए की वेक्टर ए की डायरेक्शन में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, डू नॉट फॉरगेट का। अ यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज अ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या करता है, स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन को। वंस वी डिफाइन द यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, वी कैन एक्सप्रेस any vector in that direction as the product of its magnitude and its direction and a unit vector। तो क्या बोल रहे हैं कि एक यूनिट वेक्टर जो भी किसी भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो अगर हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, वंस वी डिफाइन द यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अगर एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर देते हैं, वी कैन एक्सप्रेस एनी वेक्टर, कोई सा भी वेक्टर हो उस डायरेक्शन में, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ मैग्नीट्यूड इनटू में। यूनिट वेक्टर को अगर किसी भी मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डायरेक्शन में कोई सा भी वेक्टर होगा तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अ यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव अ डायमेंशन और अ यूनिट। जो यूनिट वेक्टर होता है उसके पास में कोई भी डायमेंशन नहीं होता है और कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये 2 पॉइंट हमें भूलना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस एक्सप्लेन व्हाई वी नीड दिस कॉन्सेप्ट। सपोज अ पर्सन पी ट्रेवल्स 5 मीटर ईस्टवर्ड्स एंड अनदर पर्सन क्यू ट्रेवल्स 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ। फिगर 1.c, इसको हम 1.4 में देख सकते हैं फिगर में। वी कैन डिफाइन अ यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न डायरेक्शन एंड डिनोट इट बाय आई कैप। हम क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को पॉइंट करते हुए दिखा दिया। देन विथ रिस्पेक्ट टू ओ यानी कि ओरिजिन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी वेक्टर डी एंड क्यू वेक्टर कैपिटल डी आर डिनोटेड बाय डी इज इक्वल टू में 5 मीटर आई कैप एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू में 10 मीटर आई कैप। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, जैसे कि ओरिजिन से हमने एक पर्सन पी पॉइंट पे गया, एक क्यू पॉइंट पे गया, यहाँ पे इतने ट्रैवल किया 5 मीटर, इसने ट्रैवल किया 10 मीटर। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, एक वेक्टर मान लिया हमने आई कैप, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, तो 5, क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 है, 5 मीटर इसने ट्रैवल किया, आई कैप डायरेक्शन दिखा दी। इसने 10 मीटर ट्रैवल किया है और आई कैप डायरेक्शन दिखा दी। तो ये वेक्टर हो गए। नाउ टू रिप्रेजेंट एनी न्यू वेक्टर इन द डायरेक्शन वी ओनली नीड टू मल्टीप्लाई इट्स मैग्नीट्यूड बाय आई। तो अगर हमें कोई सा भी नया मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में दिखाना है तो हमें कुछ नहीं करना, बस उसको आई, उसके मैग्नीट्यूड को आई से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेट अस नाउ डिफाइन द नल वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। तो अब हम नल वेक्टर और जीरो वेक्टर को डिफाइन करते हैं। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। A null vector or zero vector is a vector which has zero magnitude and no defined direction। एक नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके जीरो मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल जीरो, और इसके ऊपर एक एरो डाल दिया तो ये जीरो वेक्टर को डिनोट करता है। वाई डू वी नीड टू डिफाइन अ नल वेक्टर, हमें नल वेक्टर को डिफाइन करने की जरूरत क्यों है। कंसिडर दिस एग्जाम्पल फ्रॉम फिजिक्स। सपोज अ गर्ल वॉक्स 1 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। एक गर्ल जो है 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है। देन टर्न अराउंड एंड वॉक्स 1 किलोमीटर ड्यू साउथ। और फिर वो वहाँ पे जाके घूमती है और साउथ की तरफ 1 किलोमीटर चलती है और वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है। वट इज हर डिस्प्लेसमेंट, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या होगी। इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो, बट सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर इट हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड एज 1। उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो जीरो है, पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो इसको किसी ना किसी वेक्टर की फॉर्म में तो दिखाना ही पड़ेगा। वी से दैट गर्ल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर की इधर जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, जैसे कोई भी इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्सर्ट किए जाते हैं तो जो नेट फोर्स होता है ऑन द बॉडी इज जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर हो गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे। when we multiply a vector by a scalar m is equal to में जीरो, द रिजल्ट ऑफ इज अ जीरो और नल वेक्टर। जब भी हम किसी भी वेक्टर को किसी एक मैग्नीट्यूड जो कि है जीरो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर होता है। यू मे नाउ लाइक टू अटेम्प्ट एस ए क्यू, ट्राई एस ए क्यू वन। अब ये बोल रहा है कि आपको शायद से सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आपको करना चाहिए और आप अब एस ए क्यू वन को ट्राई आउट कीजिए। तो चलिए अब हम एस ए क्यू वन पे आएंगे, उससे पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एस ए क्यू वन, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। ए, इन फिगर 1.5 आइडेंटिफाई द वेक्टर्स इक्वल टू वेक्टर ए शोन देयर। तो ये क्या बोल रहा है कि फिगर जो है हमारी 1.5 में, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से वेक्टर्स इक्वल है वेक्टर ए के। तो वेक्टर ए कौन सा है, ये है, तो इसके इक्वल में कौन कौन से वेक्टर है तो ये देखना है हमें।
तो एक तो देख लीजिए यहाँ पे एकदम सेम दिखाई दे रहा है कि ये जो है इसके इक्वल तो है ही एफ के, तो ये तो होगा ही। अब इसके बाद में और आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले बी पे आते हैं, पार्ट बी। लेट आई कैप एंड जे कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शोन इन फिगर 1.5। तो ये मान लिया कि हमने आई कैप जो है एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, और वाई कैप जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग, और सॉरी जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, जो कि इस फिगर 1.5 में दिखा रखा है। ड्रॉ द वेक्टर 2.5 आई कैप एंड 4.0 जे कैप। तो हमें दो वेक्टर ड्रॉ करने हैं, 2.5 आई कैप एंड 4.0 जे कैप, ये दो वेक्टर हमें ड्रॉ करने हैं। अब इसके सी पार्ट पे आते हैं। रिप्रेजेंट ईच वेक्टर शोन इन फिगर 1.5 इन द यूनिट वेक्टर नोटेशन ऑफ इक्वेशन 1.3.a। तो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट कीजिए ईच वेक्टर जो है इस जो डायरेक्शन में, यानी कि इस फिगर में दिखा रखा है, फिगर 1.5 में दिखा रखा है, इन द यूनिट वेक्टर नोटेशन। इसको यूनिट वेक्टर नोटेशन में हमें दिखाना है ऑफ इक्वेशन 1.3.a। तो पहले इस इक्वेशन पे आते हैं कि 1.3.a इक्वेशन कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1.3 जो है ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू में ए मैग्नीट्यूड और ए कैप, इस तरीके से हमें दिखाना है। अब हम इसके डी पार्ट पे आते हैं। अब बस starts from its depot in the morning and returns to the same point position in the evening. What is the displacement of the bus during this time period? तो इस टाइम पीरियड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये तो हम आसानी से बता सकते हैं। एग्जांपल हमें अभी भी दिया था एक लड़की का जो वॉक करती है उसके हिसाब से, पर आंसर हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए अब इसके आंसर पे आते हैं। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है क्वेश्चन, उसका ए पार्ट। द वेक्टर एफ इज इक्वल टू द वेक्टर ए, जो कि मैंने बताया कि वेक्टर एफ वेक्टर ए के इक्वल है। एज यू कैन सी फ्रॉम फिगर 1.5 एफ इज एंड ए आर इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप ये देख सकते हैं, अंदाजन बोल रहे हैं कि एफ जो है वो ए के इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसलिए ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट में आएंगे। रेफर टू यूनिट वेक्टर आई एंड जे वेक्टर, यानी कि आई कैप एंड जे कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप इन फिगर 1.2.5। तो इसमें देखिए आपको दिखाते हैं। द वेक्टर ए इज इक्वल टू में 2.5 आई कैप। तो इसमें वेक्टर ए जो है वो 2.5 आई कैप है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2.5 है, और यानी कि लेंथ है इसकी, और आई कैप इसकी डायरेक्शन है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू में 0.4 जे कैप। तो 0.4 इसकी लेंथ है बी वेक्टर की, और इसकी डायरेक्शन जो है जे कैप है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की। तो चलिए अब हम इसके थर्ड के आंसर पे आते हैं। तो पार्ट सी। रेफर टू फिगर 1.26। तो इस फिगर पे हम रेफर करेंगे। द वेक्टर्स इन द यूनिट वेक्टर नोटेशन आर। अब इनको हमें यूनिट वेक्टर नोटेशन में दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे। वेक्टर ए जो है इसको हमने क्या बोला, इसका मैग्नीट्यूड जो है ए है, और इसके ए कैप क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि इसी की डायरेक्शन में है। तो ऐसे ही बी जो है बी बी कैप हो गया, सी क्या वेक्टर सी क्या है सी सी कैप हो गया, वेक्टर डी इज इक्वल टू में डी डी कैप, वेक्टर ई इज इक्वल टू में ई ई कैप, वेक्टर एफ इज इक्वल टू में एफ एफ कैप, और वेक्टर जी इज इक्वल टू में जी जी कैप। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब हम इसके डी पार्ट में आते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो द नल वेक्टर, जो कि हमें पता ही है क्योंकि उनका इनिशियल और फाइनल पोजिशन जो है वो सेम है, तो इसलिए उसकी मैग्नीट्यूड जो है जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, पर वेक्टर की फॉर्म में दिखाना है तो वेक्टर की फॉर्म में दिखाएंगे, तो यानी कि नल वेक्टर है वो, जीरो वेक्टर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फार यू हैव रिवाइज्ड द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड देयर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो हमने अभी तक डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ ली है और उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को भी देख लिया है। यू हैव आल्सो रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर एंड जीरो वेक्टर वेक्टर, और जो कि नल वेक्टर भी बोला जाता है जिसको, इनके कॉन्सेप्ट को हमने रिवाइज कर लिया है। यू नो दैट इन फिजिक्स वाइल एक्सप्रेसिंग, आपको पता है कि जब फिजिक्स में हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को और उनके लॉज को मैथमेटिकली, वी नीड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर। तो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वेक्टर के ऊपर करना पड़ता है। दिस ऑपरेशन फॉलो स्पेसिफिक रूल्स। तो ये जो ऑपरेशन होती है जो कि हम वेक्टर के ऊपर करते हैं, ये स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करती है, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन स्केलर, जो कि डिफरेंट होते हैं मैथमेटिकल लॉज से जो कि स्केलर के ऊपर यूज किया जाता है, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये डिफरेंट है। इन सेक्शन 1.3 you will learn some elementary mathematical operations on vectors such as vector addition, subtraction, multiplication of a vector by a scalar। तो हम सेक्शन 1.3 में क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि हम किसी भी मैथ यानी कि वेक्टर को कुछ एलिमेंट्री मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं उसके ऊपर, जैसे कि कौन कौन से, वो वेक्टर एडिशन हो गया,
वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो मल्टीप्लाई करना एक वेक्टर को एक स्केलर से, तो ये ऑपरेशन हम कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसका सेक्शन 1.3 वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। So see you in the next video. Bye bye.